तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस 5 मिनट। तो देखो, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज़ जो दिए होंगे तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मतलब बेसिकली ये कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट के अंदर होगा। एक तरफ असेट्स होंगे और एक तरफ लायबिलिटीज़ होंगी। तो उस चीज़ को जो चेक करोगे आप, उस चीज़ को जब चेक करोगे उसको हम कहेंगे वेरीफाई करना। तो जब वेरीफाई करोगे उस चीज़ की वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, कि वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या होगा, इट्स व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ऑडिटर के वेरिफिकेशन करते वक्त किसी भी असेट्स को। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेरिफिकेशन का मतलब। वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स मीन ट्रुथ प्रूविंग और कन्फर्मिंग द ट्रुथ। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो रखी है, उस चीज़ को वेरीफाई करना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ हो रखा है, कोई इवेंट हो रखा है, उसकी चेकिंग करना, सत्यापन करना कि वो चीज़ सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इसका मीन कि ट्रुथ प्रूविंग और कन्फर्मिंग द ट्रुथ। द वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय एक्चुअल inspection or otherwise as to the existence, ownership, valuation, accuracy of the various items appearing in the balance sheet। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेरिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो ऑडिटर करता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों सेटिस्फाई करता है वो, ठीक है, सेटिस्फाई करता है बाय एक्चुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या करता है वो यहाँ पे, वो एक्चुअल इंस्पेक्शन करता है और इसके द्वारा वो चेक करता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, मतलब वो चीज़ सच में है या नहीं है, उसकी ओनरशिप को, कि उसका जो भी चीज़ जो असेट है उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसकी वैल्यूएशन को, कि जो उन्होंने वैल्यू बता रखी वो सही है नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी को। ठीक है, किसी भी आइटम की जो बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखा हो, तो इन सभी चीज़ों को वो परफॉर्म करता है किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन करते वक्त। मतलब क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा वो, ठीक है, एग्जिस्टेंस चेक करेगा, मतलब वो उस पर मालिकाना हक किसका है। फिर दूसरा ओनरशिप देखेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो रियल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, वो चीज़ सच में वहाँ पे पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई। दूसरा ओनरशिप चेक करेगा कि मालिकाना हक किसके पास है। फिर वैल्यूएशन चेक करेगा कि जो वैल्यू बताई गई है वो सही है नहीं है। फिर एक्यूरेसी चेक करेगा कि वो सत्य में उतनी वैल्यू है या नहीं है, मतलब काउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेगा, जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है, मतलब वहाँ पे ना टोटलिंग वगैरह चेक करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा, तो ये तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा वो यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले क्या चेक करोगे, एग्जिस्टेंस चेक करोगे, फिर वैल्यूएशन चेक करोगे, फिर ओनरशिप चेक करोगे, फिर पोजेशन चेक करोगे, फिर चार्जेस वगैरह अगर कोई क्रिएट है वो चेक करोगे, और यूज चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब समझेंगे हम एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कि वो असेट रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बैलेंस शीट डेट के समय वो चेक करो। फिर वैल्यूएशन का मतलब कि वो जो वैल्यू दिखा रखी है एसेट की वो सच में है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में चेक करो। ओनरशिप के अंदर क्या होगा कि सच में वो ओनरशिप असेट की उनके पास है भी या किसी और के पास है। फिर पोजीशन, क्या सच में वो पोजीशन कंपनी के पास है या नहीं है, वो चेक करो। चार्जेस, कि क्या इस असेट के ऊपर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं क्रिएट किया गया, वो चेक करो। फिर यूजेस, कि इस असेट को यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, कि बिजनेस में यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में चेक करो। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली वेरिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम वेरिफिकेशन क्यों करते हैं। ठीक है, हमें इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो बेसिकली हमें वेरिफिकेशन करने से ये बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, टू सर्टिफाई वेदर द बैलेंस शीट शो अ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फॉर दिस ही हैज़ टू वेरीफाई असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब ये कहता है कि हमें अगर किसी चीज़ का पता लगाना है कि वो ट्रू एंड फेयर है नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें उसके असेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे वेरिफिकेशन हमें इस चीज़ को करने में क्या करता है, हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, तो अगर किसी बैलेंस शीट को चेक करना है कि वो ट्रू एंड फेयर है नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे वेरीफाई करना पड़ेगा उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज को। फिर कहता है यहाँ पे टू सर्टिफाई द ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द असेट्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। ये हेल्प करता है सर्टिफाई करने में ओनरशिप
ठीक है, और उसके टाइटल में कि उसका मालिक कौन है, टाइटल किसके पास है, किसी भी असेट्स का जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रखा होगा, मतलब बैलेंस शीट के अंदर मेंशन होगा। टू असरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द असेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, कि ये है हमें बताता है कि अगर कोई चीज़ बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रखी है, कोई चीज़ दिख रही है, तो वो सच में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा है 10 लाख का उनके पास लैंड पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे ना सच में जाके चेक करोगे, उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे है, एक उत्तम नगर में है, एक मान लो जनकपुरी में है, एक इनका द्वारका में है, उन्होंने इस तरीके से बता रखा है, तो आप क्या करोगे, सच में जाके चेक करोगे रियल में वो ज़मीन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं है, कहीं वो फेक तो नहीं है, तो एग्जिस्टेंस चेक करोगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन है इस चीज़ को वेरीफाई करने में आपको क्या करता है, वेरीफाई करता है इस चीज़ को। फिर उसके बाद टू वेरीफाई द फैक्ट्स वेदर द असेट्स आर फ्री फ्रॉम चार्ज और नॉट, ये क्या करता है, आपको बताता है, उस चीज़ को वेरीफाई करता है कि अगर कोई असेट है क्या वो फ्री फ्रॉम चार्जेस है या नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसको किसी के बदले में गिरवी रख रखा है, कोई इसके ऊपर चार्ज वगैरह क्रिएट कर रखा है, तो इस चीज़ को क्या करता है वो वेरीफाई करता है। फिर टू डिटेक्ट द फ्रॉड और इरेगुलरिटीज इफ एनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंसर्न, फिर उसके साथ साथ ये कहता है कि वो अगर कोई फ्रॉड है या कोई डिटेक्ट है, मतलब डिटेक्ट हुआ है कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटीज, तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इससे उस चीज़ का पता चल पाता है, टू इंश्योर द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो देखो कुल मिला के मैं बोलूँ ना, तो ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्या करा है, सेम पॉइंट जो है यहाँ पर, जो एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। देखो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले वाले पॉइंट, जैसे दूसरे वाले पॉइंट में देखो किसकी बात कर रहा है वो, यहाँ पे बात कर रहा है ओनरशिप की। ठीक है, बात कर रहा है ओनरशिप की, हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 3 ओनरशिप। और उसके बाद देखो अगले पॉइंट में बात कर रहा है वो एग्जिस्टेंस की, तो यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा था एग्जिस्टेंस। उसके बाद देखो अगले वाले पॉइंट में बात कर रहा है चार्जेस की। ठीक है, चार्जेस की, तो चार्जेस का पॉइंट हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो अगले वाले पॉइंट में वो बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉड और इरेगुलरिटीज़ की। ठीक है, फ्रॉड और इरेगुलरिटीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, इसमें यूज़ कर सकते हो, नहीं है यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद देखो यहाँ पे अगली बात करता है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की, तो ये वाला पॉइंट जो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यूज़ वाले पॉइंट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर जो शो कर रखा है वो सही है नहीं है, पोजीशन वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने उसी चीज़ को घुमा फिरा के लिख दिया है, सेम सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें असेट को वेरीफाई करना है, अगर हमें व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर टू वेरीफाई द असेट्स, कि जब ऑडिटर असेट को वेरीफाई करेगा तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का मतलब हमने देखा प्रूविंग द ट्रूथ, और कंफर्मेशन ये होता है उसका मतलब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इन connection with the audit of the accounts of the concern is verify the assets and liabilities appearing in the balance sheet. The fact that there is an entry regarding the purchase of the assets and have been correctly recorded and is not proof that the assets is still in the position of the concern on the date of the balance sheet. It is possible that after purchase and passing the entries, the assets might have been closing to the books. Thereafter the auditor has to see whether the particular assets are recorded in the books in the balance sheet on the date of the closing of the books of account exist or not. Before relying on the representation and certificate presented by the client's staff, the auditor should apply audit procedures to ensure that the valuation done by the management is justified. If the auditor does not exercise reasonable care and skill for the purpose of verification or valuation of assets, he may be held guilty or negligence as was decided in the court. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो कुल मिला के क्या कहना चाहता है, मैं एक बार तुम्हें समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही थी वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स की, तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड द ऑडिटर। तो जब वेरिफिकेशन का मतलब उन्होंने समझाया कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि अगर जब ऑडिटर वेरीफाई करेगा तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर वो मान लो ध्यान नहीं रखता तो फिर क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करें। तो जैसे जब भी आप ऑडिट करोगे किसी भी असेट का, तो सबसे पहले चेक करोगे क्या। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना कुल मिला के उन्होंने इन्हीं पॉइंट को यूज़ करा है पैराग्राफ के फॉर्म में, ये वाले जो पॉइंट लिखे हुए हैं एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप, पोजीशन, चार्ज, यूज़, इन्हीं पॉइंट को उन्होंने यूज़ करा है यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में। तो आपको इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी ना हमें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना और कुछ नहीं। तो जब आप क्या नाम है किसी भी सेट को चेक करोगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, उसकी एंट्रीज को चेक करो, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री पास की गई है उसको चेक करो।
जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने दिखा रखा है प्लांट 10 लाख का है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले प्लांट 10 लाख का वो दिखा रखा है, अब उससे रिलेटेड उनसे इन्फॉर्मेशन मांगो, ठीक है। तो हो सकता है मान लो वो प्लांट उन्होंने परचेज कराओ, ठीक है। तो परचेज कराओ, हो सकता है कैश में परचेज कराओ, हो सकता है वो क्रेडिट में परचेज कराओ। तो मान लो उन्होंने कैश में परचेज कराओ, तो जब पार्टी के साथ डील हुई होगी तो बकायदा इशू इनवॉइस हुआ होगा, इनवॉइस इशू हुआ होगा, तो इनवॉइस की कॉपी मांगो, ठीक है। या मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगो, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या करो, अमाउंट को मैच करो कि जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर अमाउंट दिया हुआ है या इनवॉइस के अंदर जो अमाउंट दिया हुआ है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अमाउंट दे रखा है वो प्रॉपर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करो, क्या चेक करोगे, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस चेक करोगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब कि जो प्लांट दिखा रखा है उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मान लो उन्होंने दिखा रखा है 10 लाख का, तो क्या 10 लाख के सच में प्लांट पड़े हुए भी हैं या नहीं है। तो आप जाके उनके फैक्ट्री में चेक करो कि क्या 10 लाख का प्लांट पड़ा हुआ भी है या नहीं पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद चेक करो उसकी वैल्यूएशन कि इन्होंने 10 लाख का प्लांट दिखा रखा है, सच में इस प्लांट की वैल्यू 10 लाख है भी या नहीं है, वो चेक करो। फिर तीसरी चीज़ क्या चेक करोगे, ओनरशिप, कि क्या इन्होंने 10 लाख का जो प्लांट दिखा रखा है क्या ये सच में इसके मालिक है, या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ये प्लांट किसी और को बेच दिया है या किसी और का प्लांट हमें दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करो। फिर क्या चेक करोगे, पोजीशन, कि हो सकता है मान लो कि ना प्लांट बेचा नहीं बट पोजीशन किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ये चीज़ को चेक करो। फिर और क्या चेक करोगे इसके अंदर, चार्जेस वगैरह, कि ऐसा तो नहीं है प्लांट गिरवी रख रखा है किसी और चीज़ के बदले में, लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, चार्जेस वगैरह इसके ऊपर क्रिएट है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करो और लास्ट में उसकी यूज़ को चेक करो कि क्या ये सच में बिजनेस में यूज़ हो भी रहा है प्लांट या ये यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई कबाड़ा वबाड़ा तो नहीं जिससे हमने अपना प्लांट दिखा रखा है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को चेक करो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे और वेरिफिकेशन करते समय। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर। देखो वैसे कुछ और भी लिखा हुआ है इनके अंदर, तो चाहो तो तुम वो वाली चीज़ लिख सकते हो जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई है, ठीक है। तो वो बेस्ट रहेगा, हर जगह वही अप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो आगे देखो, जब वो ऑडिटर इन सभी प्रोसीजर को फुलफिल करेगा तो इन सभी जो भी रीजनेबल केयर होंगे ना, जो भी उन्हें जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ों का ध्यान देना होगा, मतलब क्या क्या देखना होगा, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, ठीक है, वैल्यूएशन हो गया, फिर क्या हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो देखना होगा उसे, जैसे चार्जेस हो गया, ओनरशिप हो गया, पोजीशन हो गया। तो उसे रीजनेबल केयर रखना होगा और अपनी हमेशा सतर्क रहना होगा। अगर मान लो वो ये काम सही ढंग से नहीं कर पाया, ठीक है, डज नॉट एक्सरसाइज द रीजनेबल केयर एंड स्किल, अगर वो इस चीज़ को नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेज होंगे। क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़े और हो सकता है उसे इसके लिए बाकी बाद में भुगतना भी पड़े। तो बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह उसके ऊपर लग सकता है। देखो उसके बाद यहाँ पे कुछ कह रखा है पॉइंट, फिर वही चीज़ है, क्या करूँ मैं, इन्होंने एक ही बात को 50 बार लिख रखा है घुमा फिरा के, ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताया था वही, कि कंपेयर करोगे, फिर वेरीफाई करोगे एग्जिस्टेंस को, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करोगे कोई चार्जेस वगैरह क्रिएट तो नहीं है, फिर प्रॉपर वैल्यूएशन चेक करोगे और लास्ट में कंफर्मेशन चेक करोगे, ठीक है। तो वही वाली चीज़ जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी बताई थी कि जो जब ऑडिटर जाएगा चेकिंग करने तो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, तो वही है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, ओनरशिप, वैल्यूएशन, ठीक है। तो कुल मिला के वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दोबारा से घुमा फिरा के लिख दी है। तो देखो, जब अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। इतना बड़ा लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें। इतना बड़ा लिखोगे तो एक क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, 1 घंटा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और 1 घंटे में एक क्वेश्चन का एक पार्ट होगा ये, हर क्वेश्चन मतलब बेसिकली तुम्हें 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 5 5 5, सॉरी एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का और बाकी दो 5 5 मार्क्स के होंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 10 10 और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 10 और 5 का। तो जो 10 10 के क्वेश्चन होंगे उसमें मतलब पहला क्वेश्चन जो होगा वो 2 क्वेश्चन होंगे, ए और बी, वो 5 नंबर का, फिर सेकंड वाला भी 5 नंबर का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी ए और बी होगा 5 5 का, फिर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें तुम्हें क्या देगा, शॉर्ट नोट दे रखा होगा, ठीक है, वो 5 नंबर का होगा, उसमें भी ए और बी करके दे रखा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तुम्हें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, इसमें जो बेसिकली क्या पूछा है, मीनिंग पूछा है, मीनिंग बता दो, चाहो तो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझा दो। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव बता दो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद
क्या करोगे उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है ऑडिटर की, तो वही वही वाली चीज़ें एक्सप्लेन करोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर को ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी, उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है, वैल्यूएशन चेक करना है, ठीक है, ओनरशिप चेक करना है, पोजीशन चेक करना है, यूज़ करना है, तो इसको चेक करना है। देखो ये वाली चीज़ें उन्होंने कहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ये सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे बस, बाकी जो बीच की राम कहानी इन्होंने लिखी है वो नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का है, इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर विद रिगार्ड टू द वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या वो यहाँ पे बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट को चेक करोगे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सपोर्ट योर आंसर इन द लाइट ऑफ द जजमेंट इन द सिटी ऑफ, ठीक है, इन द सिटी ऑफ इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मान लो आप ये क्या हो, ये जो ये इन्वेस्टमेंट किसकी चेक कर रहे हो आप, इक्विटी फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेक कर रहे हो। तो जब चेक करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखो बेसिकली मैं एक पॉइंट बताऊं तुम्हें, तुम जब भी असेट्स को चेक करोगे ना, तो तुम्हें कोई पॉइंट आता हो या ना आता हो, ये वाले पॉइंट हमेशा लिख के आना, ठीक है, क्योंकि देखो याद करने लगोगे तो बहुत सारे पॉइंट अलग अलग, सबके लिए अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट 5-6 पॉइंट है ना, ये हर जगह लिख दो, हर जगह ये एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह ये सूट हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे इन्वेस्टमेंट चेक करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा उसका एग्जिस्टेंस, कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने दिखा रखा है, मतलब ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है इसका, इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, क्या सच में इनके पास इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं है, तो सबसे पहले उनका चेक करोगे, एग्जिस्टेंस चेक करोगे उस इन्वेस्टमेंट का। तो दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे, ओनरशिप, यही दे रखा है इसके अंदर, सॉरी वैल्यूएशन दे रखा है, वैल्यूएशन चेक करो कि जो उन्होंने वैल्यू दिखा रखी है इन्वेस्टमेंट की, क्या वो रियल में मार्केट में उसकी वैल्यू है भी या नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे, वैल्यूएशन चेक करोगे। फिर तीसरी चीज़ क्या क्या करोगे, ओनरशिप, कि जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखा रखी है, जो इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट सच में कंपनी की है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस शीट जो फाइनल ईयर है खत्म होने से पहले पहले उन्होंने बेच दिया और उसके बावजूद भी वो कंपनी में दिखा रहे, ताकि वो बैलेंस शीट को मैच कर पाएँ या किसी और चीज़ से बच पाएँ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस चीज़ का पता लगाओ। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या चेक करोगे, एग्जिस्टेंस, दूसरा वैल्यूएशन, तीसरा ओनरशिप। फिर चौथा पॉइंट क्या है इसमें, पोजीशन चेक करो कि कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उसके जो राइट्स है किसी और पार्टी को दे दिए हैं, या पोजीशन इनके पास है, राइट किसी और के पास है, जो ओनर है वो कोई और हो है। तो इस चीज़ को चेक करो। फिर चेक करो कि क्या इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई चार्जेस वगैरह तो क्रिएट नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट आपने गिरवी रख रखे किसी और के ऊपर, मान लो बैंक से लोन ले रखा है और बैंक वालों को गारंटी के रूप में आपने क्या दे रखा है, अपना इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो इस चीज़ को चेक करो। फिर उसके बाद यूज़, जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपरली यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को क्या करोगे, चेक करोगे। तो इन सभी पॉइंटों को, तो फिर इन सभी पॉइंटों को क्या कर सकते हो, तुम वहाँ पे लिख सकते हो और इस तरीके से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अगर ने वाले पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये जो मैंने पॉइंट बताए ना, ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे वेरी वाउचिंग के अंदर मैंने कुछ पॉइंट बताए थे जो हर सब जगह सूटेबल थे, वैसे ये वाले पॉइंट हैं, अगर असेट्स को कहता है वो चेक करने के लिए, तो हर जगह ये वाले पॉइंट भी लिख दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ये जो शुरू के 6 पॉइंट, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह सूटेबल हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट याद कर लो, यहीं तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ को चेक करते समय तुम्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो बताया, पर पूछा है तुमसे, ठीक है। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लाइबिलिटीज़ द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट द लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट आर एक्चुअली पेबल। सबसे पहले चेक करोगे जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह दिखा रखा है बैलेंस शीट में प्रॉपरली शो हो, और एक्चुअल में आपने उस चीज़ को पे करा हो या पेबल हो, मतलब पे करने वाले हो। फिर दूसरी चीज़ कहता है यहाँ पर लाइबिलिटी रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी क्रिएटेड फॉर इट्स लेजिटिमेट ऑपरेशंस, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करता है एक ऑब्लिगेशन, बिजनेस का ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट करता है जो थर्ड पार्टी को पे किया जाता है। तो अगर मान लो कोई लाइबिलिटी वगैरह बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रिएट कर रखा है, ठीक है, तो अगर आपको उस पर डाउट है ना, तो आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं 10 लाख के, तो अगर आपको लगता है कि क्रेडिटर्स 10 लाख के नहीं है, या कंपनी ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको ना उससे संतुष्ट नहीं हो पाए, मतलब आपको लग रहा है नहीं ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो इस केस में जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो क्रेडिटर्स है, उससे आप जाके डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या आपने इस कंपनी को माल उधार पे बेचा था या नहीं बेचा था। वो इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो उस कंपनी से, मतलब उस क्या नाम है, क्रेडिटर से मांग सकते हो और क्रेडिटर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ऑल
known liabilities have been properly accounted for and contingent liability have been shown as a footnote. ठीक है, ये कहता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज है वो प्रॉपर्ली अकाउंट की गई हो, मतलब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की गई हो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। और अगर ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो कंटिजेंट नेचर का है, मतलब वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाली है, तो उसे आपने क्या कर रखा हो, फुट नोट में शो करा हो, मतलब जो नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह आप बनाते हो उस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आप शो करोगे उस लाइबिलिटीज को। फिर फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, liabilities are stated in the balance sheet at a fair and reasonable amount। जो liabilities वगैरह जो शो की गई है वो क्या हो, फेयर हो और रीजनेबल अमाउंट में हो। ऐसा नहीं हो कि आपने प्रोविज़न वगैरह बना रखा है, ठीक है, प्रोविज़न 5% का बनना चाहिए था, आपने 50% का बना रखा है, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, और फेयर होना चाहिए, मतलब जो भी अमाउंट है वो प्रॉपर हो, सही तरीके से हो और एक्यूरेट हो, कोई हेरा फेरी ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और ऑडिटर इन सभी चीज़ों को चेक करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे, डेटर्स को वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे, प्लांट एंड मशीनरी को वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेम जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताए थे ना वही वाले पॉइंट यहाँ पे लिख दो, काम चल जाएगा। कौन कौन से पॉइंट थे, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को चेक करना है तो सबसे पहले चेक करोगे कि लैंड एंड बिल्डिंग सच में एग्जिस्ट करती है नहीं करती कंपनी के पास। तो दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे, वैल्यूएशन, कि जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है क्या रियल में लैंड एंड बिल्डिंग की उतनी वैल्यू है भी या नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि वैल्यू ज़्यादा हो, कभी कभी हो सकता है वैल्यू कम हो, बट कंपनी ने दिखा रखा है वैल्यू, तो आप अगर ऐसा होगा तो कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांगोगे, ठीक है, कि कंपनी ने इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट करा है। तो वेरिफिकेशन एग्जिस्टेंस चेक करोगे, फिर वैल्यूएशन चेक करोगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या चेक करोगे, ओनरशिप, की जो लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी ने दिखा रखा है क्या सच में कंपनी मतलब इस लैंड एंड बिल्डिंग के मालिक है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया उसके बावजूद भी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पोजीशन चेक करोगे, फिर वैल्यूएशन चेक करोगे, फिर चेक करोगे कोई चार्जेस वगैरह तो इसके ऊपर क्रिएट नहीं है, ठीक है, कंपनी इस लैंड एंड बिल्डिंग को यूज़ कर भी रही है या नहीं कर रही, तो ये सारे पॉइंट क्या करोगे, चेक करोगे। तो यही वाले पॉइंट यहाँ पे लिख दो, हमारा काम चल जाएगा, अलग से नए पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। सेम डेटर में आएगा, सेम प्लांट एंड मशीनरी में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू वेरीफाई द गुडविल एंड स्टॉक इन ट्रेड। कि गुडविल को चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे और स्टॉक इन ट्रेड को चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, आंसर कोई और दे रखा है आपका, ठीक है। तो देखो एक मिनट बस, तो यहाँ पे दे रखा है एस्पेक्ट और टू बी वेरीफाइड, तो जैसे मिनट्स, बुक्स, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट और सर्टेन, यहाँ पे तो कुछ और दे रखा है पॉइंट और यहाँ पे कोई आंसर दे रखा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है मिनट्स, बुक्स, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट को चेक करोगे जब भी आप वेरीफाई करोगे गुडविल को या स्टॉक इन ट्रेड को। तो सबसे पहले मिनट बुक्स को देखोगे, जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास हुआ होगा उसको देखोगे और जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुए होंगे उसको चेक करोगे। और इन सभी को चेक करते समय किन किन मैटर्स को आप चेक करोगे, यहाँ पे कहता है एसरटेन द नोट्स, एसरटेन एंड नोट द बोर्ड, ठीक है, रेजोल्यूशन फॉर द परचेज और सेल, सेल और रेजिंग ऑफ गुडविल, ठीक है, कि क्या क्या, मतलब जो मीटिंग वगैरह हुई है उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ है, किस चीज़ पे रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, कि परचेज करना है, रेज करना है या फिर कैसे सेल करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स वगैरह थे उस चीज़ को आप चेक करोगे। फिर उसके बाद एग्जामिन करोगे रिलेवेंट परचेज एग्रीमेंट इफ गुडविल इज परचेज, अगर मान लो कोई गुडविल वगैरह परचेज की गई है तो उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट एग्रीमेंट हुआ है, मान लो मैंने किसी कंपनी के गुडविल परचेज करें हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस एग्रीमेंट को चेक करोगे, उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको चेक करोगे। फिर आप क्या चेक करोगे, एग्जामिन द बेसिस ऑफ गुडविल, गुडविल रीवैल्यूएशन वेयर एवर एप्लीकेबल, जहाँ पे गुडविल की रीवैल्यूएशन के लॉ वगैरह लगेंगे उस चीज़ को चेक करोगे, ठीक है। अब गुडविल के भी मेथड थे गुडविल कैलकुलेट करने का, कहीं पे सुपर सुपर कैपिटल मेथड लगता है, ठीक है, कहीं पे कैपिटल एम्प्लॉय मेथड लगता है, याद करो 12th में पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो गुडविल वैल्यूएशन करने का भी अलग अलग मेथड है, कहीं पे एवरेज प्रॉफिट मेथड लगता है, कहीं पे वेटेड एवरेज लगता है, कहीं पे सिंपल वाला लगता है। तो चेक करो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से एग्जामिन किया गया है, ठीक है, क्या रूल्स थे क्या रेगुलेशन थे वो। और उसके बाद एसर्टेन वेदर द बिजनेस इज अर्निंग एनी सुपर प्रॉफिट, अगर कोई बिजनेस सुपर प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रही है तो उसके बारे में चेक करो, उसे अच्छे से असरटेन करो, ठीक है, कैलकुलेट वगैरह करो। फिर जनरल लेजर के बारे में कहता है असरटेन पॉलिसीज ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल एंड कंफर्म द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर एग्जामिन द बेसिस ऑफ वर्किंग
when the goodwill has been raised in the books by way of book entry only. So without actual purchase, internally generated goodwill should not be recognized as an asset. तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर मान लो कोई गुडविल है, राइट ऑफ करा है, तो उससे क्या, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको चेक करो। अगर गुडविल परचेज की गई है तो उसके ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड करा है नहीं करा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करा है नहीं करा, उसको चेक करो। ठीक है, गुडविल भी दो टाइप का होगा, एक सेल्फ जनरेटेड होगा, एक परचेज होगा। तो सेल्फ जनरेटेड वाले को हम असेट नहीं मानते, जबकि परचेज वाले को हम असेट मानेंगे। तो चेक करो कि सेल्फ जनरेटेड है या फिर परचेज है, इन सभी चीज़ों को चेक करोगे। फिर उसके बाद आगे कहता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में, financial statement कि ensure that the goodwill has been adequately disclosed in the balance sheet in accordance with the relevant accounting standards। ठीक है, तो गुडविल का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो चेक करो कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट बताता है, जिस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर इसको डिस्क्लोज करना है, आपने उस चीज़ों को कंप्लाई करा नहीं करा। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स वगैरह दिए नहीं दिए, इन सभी चीज़ों को क्या करोगे, चेक करोगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। किस तरीके से वैल्यूएशन करोगे एसेट्स का, वही वैल्यूएशन मतलब वेरिफिकेशन के बारे में बात करता है यहाँ पर। डिफरेंशिएट सॉरी वैल्यूएशन थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंशिएशन भी पूछा है इन्होंने। और डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, कि वैल्यूएशन करते समय क्या क्या बात रखोगे। वेरिफिकेशन बड़ा पॉइंट है, वैल्यूएशन उसके अंदर आ जाएगा। तो करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, एक मिनट बस। ठीक है, तो देखो वैल्यूएशन का मतलब देख लेते हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन रेफर टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग of determined value of the assets by auditor on the basis of generally accepted principles of accounting and prevailing practices. It is a duty of the auditor to use certain tests for the valuation of assets. ठीक, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे असेट्स होते हैं, जैसे आपका स्टॉक होता है, तो स्टॉक में देखो कहीं कहीं पे लीको मेथड यूज़ होता है, लीको। ठीक है, लास्ट कम फर्स्ट आउट, कहीं कहीं पे आपका भी फीफो मेथड यूज़ होता है, शायद अकाउंट्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अगर क्या नाम है, फीफो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, कहीं पे वेटेड एवरेज लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कहीं पे वो रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे, कहीं पे रिकॉर्ड होता है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या नाम है डेप्रीशिएशन का, मतलब वो एसेट्स जिनके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, तो डेप्रीशिएशन कहीं आपका कौन सा डेप्रीशिएशन लगता है, एसएलएम लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, कहीं पे आपका डब्ल्यूडीवी लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कहीं पे आपका एनवीटी मेथड लगता है, कहीं पे सुपर एनवीटी मेथड लगता है, अलग अलग जगह अलग अलग मेथड लगते हैं। तो चेक करो कि कंपनी कौन किस तरीके से अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करती है। तो वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन होता है और टेस्टिंग की जाती है डिटरमाइंड वैल्यू की, जो असेट्स रिकॉर्ड किया गया है, ऑडिटर इस चीज़ को चेक करता है जो भी उन्होंने रिकॉर्ड करा है वो सही है नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी रिकॉर्ड करा है वो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड करा है नहीं करा। अगर मान लो कोई फ्रॉड वगैरह है तो उसके बारे में ऑडिटर बताएगा। ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि ऑडिटर चेक करे, मतलब वो टेस्ट करे कि जो भी अमाउंट जो भी दिखाया गया है वो सही है नहीं है एज पर द लॉ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, अलग अलग ऑथर्स ने क्या नाम है डेफिनेशन दे रखी है, वो पढ़ लेना, नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है, फिर लास्ट में आता है यहाँ पे वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस, कि वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेचर क्या है, वेरिफिकेशन of assets is concerned with the confirmation of physical existence of the assets। यहाँ पे क्या किया जाता है वेरिफिकेशन के अंदर, आप फिजिकल कंफर्मेशन चेक करते हो। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करते हो आप। जबकि वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, आप वैल्यू डिटरमाइन करते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द असेट्स। यहाँ पे आप एग्जिस्टेंस चेक करते हो, यहाँ पे आप वैल्यू का डिटरमाइन करते हो। ठीक है, स्कोप क्या है यहाँ पे, वेरिफिकेशन इज अ वाइड टर्म। वेरिफिकेशन के अंदर क्या आता है, सारे टर्म आ जाते हैं। ठीक है, जबकि वैल्यूएशन क्या आता है, नैरो टर्म होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे वेरिफिकेशन इज डन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ, जबकि वैल्यूएशन भी कर सकता है वो खुद भी कर सकता है और किसी और से भी करवा सकता है। अगर मान लो उसको नॉलेज नहीं है तो वो एक्सपर्ट से भी करवा सकता है। एडवाइस क्या है यहाँ पर, एडवाइस में कहता है द ऑडिटर डज नॉट सीक्स एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड ही हिमसेल्फ डज द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। यहाँ पे क्या होता है, ऑडिटर खुद से वो काम करेगा। ठीक है, किसी और से कोई एडवाइस वगैरह नहीं लेगा, खुद काम करेगा। जबकि यहाँ पे वैल्यूएशन में क्या होगा, अगर उसको नहीं है उसके बारे में नॉलेज तो वो बाहर से, ठीक है, ले लेगा, किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेगा और उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करेगा। तो यहाँ पे आता है बेसिस ऑफ एविडेंस, फिजिकल इंस्पेक्शन एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको फिजिकल एविडेंस भी चाहिए और साथ में आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लोगे। ठीक है, फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब जैसे मान लो आप स्टॉक को चेक करोगे तो जाके आप खुद चेक करोगे, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखोगे कि हाँ इतने का स्टॉक पड़ा हुआ भी है नहीं पड़ा हुआ। और यहाँ पे क्या होता है,
very few direct evidence are available in case of valuation. The auditor depends upon the estimate of the value. यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्या नाम है फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिलता है, जो मिलता है डायरेक्ट एविडेंसेस वगैरह वो भी बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे ना बस एस्टिमेट्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसके बेसिस पे चेक किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी। तो ऑडिटर गारंटी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। यहाँ पे ऑडिटर गारंटी देता है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स में, जबकि यहाँ पे ऑडिटर कोई भी गारंटी वगैरह नहीं देता है वैल्यूएशन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गारंटी वगैरह नहीं मिलेगी। अब आता है इसी के अंदर लास्ट जो इसका पॉइंट था, ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो जब भी वो वैल्यूएशन करेगा तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखो सिंपल पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, ड्यूटी का है उसकी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स को चेक करेगा, फिर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द असेट्स को चेक करेगा, फिर एनुअल वियर एंड टीयर को चेक करेगा, डेप्रिसिएशन वैल्यू, फिर स्क्रैप वैल्यू को चेक करेगा, फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन चेक करेगा कि कौन सा मेथड लगा है। तो क्या सबसे पहले क्या चेक करेगा कि असेट्स की वैल्यू क्या है, फिर असेट्स कितने साल तक यूज़ होगा उसके बारे में चेक करेगा, मतलब उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, फिर हर साल उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना खर्च आता है, एनुअल वियर एंड टीयर क्या है उसका। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहता है इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी जब जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब कितने में कबाड़े के भाव में बिकेगा। फिर उसका वैल्यूएशन ऑफ मेथड क्या, मतलब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता होगा, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है उस पर कौन सा वाला मेथड यूज़ करते हो आप, WDV फॉलो करते हो, SLM फॉलो करते हो, या फिर एनविटी मेथड यूज़ करते हो, कौन सा मेथड यूज़ करते हो ये वो यहाँ पे बता रखा होगा वैल्यूएशन का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर कि ड्यूटीज़ होती है ऑडिटर की, इन सभी चीज़ों को वो चेक करेगा। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। और इस चैप्टर में देखूँ मैं एक बार और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मैं पढ़ा दूँगा, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो कर लेना, बाकी जो नहीं आएगा समझ में वो मैं करवा दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, मुझे ये पढ़ाना है तुम्हें, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, वाउचिंग का होता है एग्जामिन करता है, ठीक है, किसको, एंट्रीज को रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसके अंदर क्या होता है, एंट्रीज को एग्जामिन किया जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन्स को एग्जामिन किया जाता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। जबकि वेरिफिकेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन किया जाता है किसका, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का, जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद बेसिस क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। जबकि यहाँ पे क्या है, फिजिकल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री, मतलब आप खुद से फिजिकली जाके भी चेक करोगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी चेक करोगे। और यहाँ पे क्या है, टाइम द ट्रांजेक्शन ऑफ द होल ईयर आर एनालाइज बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे क्या होगा, अपने पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होगी हर एक ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वेरिफिकेशन आपके साल के एंड में एक पर्टिकुलर डेट पे क्या होगा, उस समय पे आप वेरिफिकेशन करोगे। और यहाँ पे स्कोप क्या है, इट हैज़ नो कंसर्न विद वैल्यूएशन, इसका कोई भी कंसर्न नहीं होता वैल्यूएशन के साथ। इट इंक्लूड वैल्यूएशन एज वेल। और यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएशन को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब इसके अंदर आप वैल्यू वगैरह भी चेक करते हो कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वैल्यू दिखा रखी है, मतलब मान लो उन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख है, उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप जाके सच में वैल्यूएशन करोगे इस लैंड एंड बिल्डिंग की, सच में इसकी वैल्यू 10 लाख भी है या नहीं है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जाके आप वैल्यूएशन करोगे। ठीक है, मतलब उनकी बातों पे अंधाधुंध भरोसा नहीं करोगे, जो उन्होंने बता रखा होगा उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, खुद से भी उस चीज़ की वैल्यूएशन करोगे। फिर उसके बाद आता है पर्सनल, द टास्क ऑफ वाउचिंग इज डन बाय द जूनियर लाइक ऑडिट क्लर्क्स। मतलब ये जो क्या नाम है, वाउचिंग का काम है ना, जो ऑडिटर होता है, सीनियर ऑडिटर, वो खुद नहीं करता है, वो अपने असिस्टेंट वगैरह को दे देता है, और वो असिस्टेंट क्या करता है और उसके बाद ना वो उस चीज़ को चेक कर लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, टास्क ऑफ वेरिफिकेशन वो खुद से करता है, क्योंकि ये बड़े लेवल का काम होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इस वजह से वो खुद से करता है, वो किसी और पे भरोसा नहीं करता है। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल, वाउचिंग इंक्लूड टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, जबकि वेरिफिकेशन मीन टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ बैलेंसेज। यहाँ पे ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं ना, और यहाँ पे हम किसको चेक करते हैं, बैलेंसेज को। तो ये है, बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज बाकी ये क्वेश्चन लास्ट वाला ये बच गया है, सेम ऊपर वाले से रिलेट है। ठीक है, मतलब जो हमने ऊपर क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे रिलेट है, कर लेना, तुम्हारा वेरिफिकेशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, बाय बाय।